क्या आपको अमीर लोग पसंद हैं? तो 99% पीपल कहेंगे कि हाँ, हम रतन टाटा सर की तरह बनना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की लेगेसी के बारे में। कैसे टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन गया, वो भी बिना किसी धांधली के। जहाँ दूसरी तरफ कंपनी पर आए दिन ये आरोप लगते हैं कि वो सरकार को रिश्वत देकर अपना प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं या डबल कर लेते हैं। पर टाटा ग्रुप के बारे में आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। और तो टाटा ग्रुप अपने डोनेशन के लिए भी काफ़ी फेमस है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनवाए हैं और ये दिखाता है कि एक कंपनी देश को ग्रो करने में कैसे मदद कर सकती है। 1839 में जब देश में अंग्रेज़ों का राज था, प्रेजेंट डे मुंबई, उस टाइम पर उसे बॉम्बे नाम से जाना जाता था। वहीं शुरुआत होती है कॉटन ट्रेडिंग कंपनी की, क्योंकि उस टाइम कॉटन इंडिया की प्राइमरी कमोडिटी थी। 1868 में जमशेदजी टाटा ने बिजनेस एक्सपेंशन किया और अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कदम रखा। नागपुर में जमशेदजी टाटा ने एम्प्रेस मिल नाम की कॉटन मिल स्टार्ट करी। एम्प्रेस मिल स्टार्ट करने के पीछे जमशेदजी टाटा का विजन था कि उस टाइम अंग्रेज इंडिया का कच्चा माल जैसे मसाले और कॉटन ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर देते थे और फिर बाहर की मार्केट से 10x 20x पर बेच देते थे और बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते थे। इससे ब्रिटेन का तो फ़ायदा हो रहा था पर इंडिया का नुकसान। तो जमशेदजी टाटा ने ये सब देखा और उन्होंने इंडिया के रिच कॉटन प्रोडक्शन और ग्रोइंग मार्केट को कैपिटलाइज करने का आइडिया आया और जमशेदजी टाटा के इस विजन से नागपुर की काया पलट हो गई। नागपुर में नए रोजगार पैदा हुए, लोकल इकोनॉमी और टेक्सटाइल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। इनोवेशन एंड क्वालिटी प्रोडक्शन पर टाटा का फोकस था। इस वजह से जमशेदजी टाटा इंडिया में कपड़े की बढ़ती डिमांड को पूरा करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अब टाटा ग्रुप देश की एक रेपुटेड कंपनी की तरह देखे जाने लगा और टाटा ग्रुप इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंपनी की पोजीशन में आ जाता है। और एम्प्रेस मिल टाटा ग्रुप के लिए और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आने वाले टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने इसी से इंस्पिरेशन ली कि बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे किया जाए। और सबसे ज़रूरी बात, जमशेदजी टाटा काले अंग्रेज नहीं थे, मतलब कि वो सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखते थे, बल्कि उस टाइम जब यूरोप और अमेरिका जैसे देश में वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब थे। एम्प्लॉयज़ को 18-18 घंटे काम करना पड़ता था और फिर भी वेज बहुत कम था और कोई रिटायरमेंट पेंशन नहीं होती थी। पर जमशेदजी टाटा ने ये सब चीज़ें फिक्स करी, मतलब कि एम्प्लॉयज़ के लिए अलग-अलग स्कीम बनाई, एम्प्लॉयज़ के लिए एक रिटायरमेंट प्लान बनाया, एम्प्लॉयज़ के लिए एक फंड बनाया और ताकि एम्प्लॉयज़ टाटा ग्रुप के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ, इसलिए उन्होंने संडे फंडे जैसी एक्टिविटी भी कराई। 1902 में जमशेदजी टाटा फिर से बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। अब वो कॉटन सेक्टर से सीधा स्टील सेक्टर में आ जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा होता है और जब भी किसी देश को डेवलप होना होता है, तो वहाँ स्टील की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जमशेदजी टाटा का विज़न बहुत दूर तक का था। वो इंडिया को स्टील सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और इस सपने को पूरा करने के लिए जमशेदजी टाटा ने दुनिया भर से इंजीनियर्स बुलाए और इंटरनेशनल जायंट्स के साथ कोलैब किया। इसको बनने की शुरुआत 1907 में हुई थी। साक्षी प्रेजेंट डे जमशेदपुर, जिसे बाद में अंग्रेजों ने साक्षी से बदल के जमशेदपुर कर दिया, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। जो इंग्लैंड की स्टील की ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसे बाद में मजबूरन अंग्रेज़ों को टिस्को से स्टील खरीदना पड़ा। अब मजबूरन इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ समझते थे कि इंडिया स्टील कभी बना नहीं सकता और दूसरी बात, इंडिया कभी वो क्वालिटी ला ही नहीं सकता। और उस टाइम तक तो इंडिया में किसी ने स्टील का नाम तक नहीं सुना था। और एक अंग्रेज अफ़सर का बयान भी था, इंडियन जितना स्टील प्रोड्यूस करेंगे उतना तो मैं ब्रेकफ़ास्ट में खा सकता हूँ। पर टाटा ग्रुप ने उन सबको गलत साबित करके दिखाया, क्योंकि टाटा ग्रुप के स्टील के बने हुए टैंक ही थे जिस पर जापान के गोले और बम का असर भी नहीं होता था। और जो बाद में हुआ वो तो हिस्ट्री थी। कैसे अंग्रेज़ों को टाटा स्टील इतना पसंद आता है कि बाद में वो साक्षी का नाम बदल के जमशेदजी टाटा के नाम पर रख देते हैं। और रही बात उस अंग्रेज़ अफ़सर की, तो उसे पब्लिकली माफ़ी माँगनी पड़ी और अपने शब्द खाने पड़े। हाँ, लिटरली उसे अपने शब्द खाने पड़े। उन्होंने जो
कहा था, उस पेपर की आउटलाइन थी, वो खानी पड़ी थी। टाटा ग्रुप ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि इस टाइम टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे दोराबजी टाटा, और दोराबजी टाटा कुछ टाइम पहले ही विदेशी दौरा करके आए थे और वहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखा था, जिससे उन्होंने अपने प्लांट में उस टाइम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। और इन सब के लिए दोराबजी टाटा ने यूएसए और यूरोप तक से मशीनरी इंपोर्ट कराई थी, और जमशेदजी टाटा ने ना सिर्फ दोराबजी टाटा को सिर्फ लेगेसी पास ऑन की थी, बल्कि उन्हें बिजनेस के एथिक्स भी सिखाए थे कि सिर्फ अपना फ़ायदा मत देखना बल्कि लोगों का फ़ायदा देखना। इसलिए उन्होंने फैक्ट्री के पास एक टाउन भी बसाया था। अपने एम्प्लॉइज़ के लिए स्कूल बनवाए, रोड्स बनवाई और हॉस्पिटल बनवाए। जमशेदजी टाटा का विज़न था कि इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हो, जहां साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिले। जमशेदजी टाटा ने 1998 में इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का आइडिया प्रपोज भी किया था, और इस आइडिया को पूरा करने के लिए जमशेदजी टाटा ने अपनी पर्सनल वेल्थ के एक बहुत बड़े हिस्से से टाटा ट्रस्ट की शुरुआत की थी, जो बाद में आईआईसी को उस टाइम के 30 लाख रुपए की हेल्प करते हैं, जिसकी वैल्यू आज करोड़ों में होगी। और जमशेदजी टाटा के इस विजन को गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया से भी सपोर्ट मिला था, जिससे इंस्टीट्यूट के लिए बेंगलोर में ज़मीन मिली। टाटा ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच इस सपोर्ट ने आईआईसी की नींव रखी, और टाटा ग्रुप ने लीडरशिप सेलेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और आईआईसी के पहले डायरेक्टर बनाए गए सर विलियम राम से, जिन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। उनकी गाइडेंस में आईआईसी ने साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन को सेंटर में रखा। आगे चलकर दोराबजी टाटा ने भी आईआईसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करा था। 27 मई 1911 को हुआ था आईआईसी का फॉर्मली इनॉग्रेशन, और ये इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन साबित हुआ। आईआईसी का एम था साइंटिफिक नॉलेज को आने वाले फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इंस्टीट्यूट ने इनिशियली पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम ऑफर किए, जिस दुनिया भर के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स आईआईसी से अट्रैक्ट होने लगे। और तो और आज तक भी पिछले कई डेकेड से आईआईएससी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में की लिस्ट में रहा है, जिसने अपना कंट्रीब्यूशन साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में दिया है, जिसने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का कल्चर इस्टेब्लिश किया है, जिससे सोसाइटी, इंडस्ट्री और देश पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है।